everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you are well. So आज हम देखेंगे क्लास 9 चैप्टर सेकंड सब्जेक्ट फिजिक्स एंड दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ओके, सो आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स. इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स. जैसे हमने फोर्स पढ़ा था, इट इज अ फोर्स. मैं आपको रिमाइंड करा दूं, फोर्स इज बेसिकली अ पुश और पुल, जो आप ऑलरेडी 8th में पढ़ चुके हो. और एक और मैंने डेफिनेशन बताई थी कि फोर्स इज अ टाइप ऑफ एक्शन व्हिच इज used to change the position, speed, direction, shape and size of an object. Okay, so now we are talking about the type of forces. Type of forces in the sense, अभी फिलहाल जो type of force मुझे पढ़ना है वो balanced force और unbalanced force पढ़ना है. Okay, so मैं बात करने वाला हूँ balanced force की. तो balanced force क्या होता है? When two forces, not two only, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सिर्फ two forces ही एक्ट होंगे. यहाँ पे आप two की जगह टू और मोर भी कह सकते हैं. जरूरी नहीं है कि दो ही फोर्स एक्ट होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. ओके, सो व्हेन टू और मोर फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. एक ऑब्जेक्ट पर जब हम अपोजिट डायरेक्शन से यानी कि अलग अलग डायरेक्शन से कुछ फोर्स लगाते हैं, अब वो दो फोर्सेस भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. उस कंडीशन पे अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट नहीं छोड़ता, अपनी स्टेट मींस या तो वो रेस्ट की कंडीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. ओके, या फिर वो अगर किसी स्पीड से चल रहा है और आप उसके ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लगाओ, इक्वल फोर्स, तो वो उसी स्पीड से ही चलता रहेगा. यानी कि इफ द ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और इफ इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, तो उस केस में हम उन सभी फोर्सेस को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स. इसको मैं आपको दोबारा से समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अभी रेस्ट में, इस ऑब्जेक्ट की जो अभी कंडीशन है वो रेस्ट में है. अब मैंने कहा कि मैं अगर इसके ऊपर इधर से F1 फोर्स लगा दूं, ओके, और इधर से लगा दूं F2 फोर्स. अब ध्यान से देखिएगा, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है. इट मींस the directions of F1 and F2 are opposite to each other. एक दूसरे के लिए अपोजिट है ये. सेकंड थिंग, हमने किस चीज की बात करी थी? इक्वल मैग्नीट्यूड. तो इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब कि F1 और F2 बेसिकली बराबर है. ओके, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है. अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसके लिए हम क्या कह देते हैं? माइनस. ओके, सो ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है. इक्वल इसलिए आया है क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है. ओके, सो इस केस में हमने क्या कहा कि अब ये ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे, मतलब ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है रेस्ट की कंडीशन पे और हम दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं F1 और F2 जो कि आपस में बराबर है, तो वो ऑब्जेक्ट कभी हिलेगा नहीं. ओके, तो वो ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं हिल रहा क्योंकि दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है. अब जब बराबर फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट जैसी था वैसे ही पड़ा रहेगा, यानी कि रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहेगा. अब यही कंडीशन अगर मैं ये कह देता कि ये ऑब्जेक्ट मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है. अब मैंने अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर F1 फोर्स इधर लगाया, F2 फोर्स इधर से लगाया, तो भी ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलेगा. बात समझे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है और हम उसके ऊपर दो अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से चलता है. क्यों? बिकॉज बैलेंस फोर्स, बिकॉज ऑफ बैलेंस फोर्स. ओके, सो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज्यादा फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के अगर हम लगाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में होगा वो उसी कंडीशन में रहेगा. और वो कंडीशन कौन सी होगी? इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. इस चीज को आप और भी तरीके से समझ सकते हैं. जैसे मैंने ये लिखा कि F1 इज इक्वल माइनस F2, तो अगर मैं माइनस F2 को इधर ले आऊंगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2. ये हो जाएगा. अब F1 प्लस F2 का मतलब क्या होगा? F1 और F2 वो हैं, वो फोर्सेस हैं जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं. यानी कि अगर मैं इस
लगाने वाले फोर्सेस, जो हम फोर्स लगा रहे हैं F1 और F2, अगर उनका सम निकालें और वो अगर जीरो आ जाए, इसका मतलब वो फोर्सेस बैलेंस हो गए। इसको हम एक और एग्जांपल डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि इफ द नेट फोर्सेस, नेट का मतलब हो गया कि सम ऑफ फोर्सेस, कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उन सबका सम। ओके, तो इफ नेट फोर्सेस या फिर इफ द सम ऑफ फोर्सेस will be equals to zero which are acting on the object, so it means we are acting balanced force on that object. Okay, so मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में होगा उसी कंडीशन में रहे, तो इसका मतलब है कि हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं। दूसरी डेफिनेशन ये हुई कि इफ द सम ऑफ फोर्सेस which are acting on the object is equals to zero, it means we are acting balanced force on that object. Okay, next है unbalanced force। ये अपोजिट है बैलेंस का। बैलेंस में क्या था कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाना था, तो वो हिलता नहीं था ऑब्जेक्ट, या अगर ऑलरेडी वो मोशन में है तो वो उसी मोशन से चलेगा। इस केस में क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो अगर कोई रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, ओके, और हमने दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अब केस क्या है, अनबैलेंस। अनबैलेंस का मतलब कि अब दोनों तरफ से जो फोर्स लगेगा वो इक्वल नहीं होगा, किसी एक तरफ का ज्यादा होगा और एक तरफ का कम होगा। और जब ऐसा होगा तो उस केस में हम उसको बोलते क्या है, अनबैलेंस फोर्स। और इस केस में ऑब्जेक्ट भी जिस कंडीशन में होता है उस कंडीशन में रहता भी नहीं है। जैसे हमने बैलेंस में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग गया और अगर वो रेस्ट में है तो फिर वो रेस्ट में नहीं रहेगा, फिर वो मोशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ ज्यादा फोर्स होगा और एक तरफ कम फोर्स होगा, तो ऑब्जेक्ट तो उस तरफ जाएगा जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगा। बात समझे? इसको दोबारा से देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है, when two or more forces of unequal magnitude, मैंने क्या बताया कि एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, अनइक्वल मैग्नीट्यूड। भाई एक तरफ का मैग्नीट्यूड और दूसरी तरफ का मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का वो बराबर नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड। ओके, सो व्हेन टू और मोर फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो अपोजिट डायरेक्शन से अनइक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस को लगाते हैं, तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो है उस तरफ मोशन करता है जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगता है। यही मैंने लिखा है कि then the object moves in the direction of larger force। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसके ऊपर मैंने F1 फोर्स लगाया, इधर से F2 फोर्स लगाया। ओके, मान लो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं कि इधर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ओके, और इधर जो है F2 ये मान लो 6 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ज्यादा किधर कम किधर, इधर ज्यादा है ना, तो यानी कि ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ मोशन करवाएगा। बात समझे? लेकिन कंडीशन ये भी होती है कि जैसे वहां पर कंडीशन ये थी कि जैसे मैंने आपको ये समझाया था कि F1 is equal minus F2 in case of balance force, बट यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। यानी कि इसको आप दूसरी डेफिनेशन में देखो तो हम ये बोल सकते हैं कि when net force या फिर sum of forces which are acting on the object is not equals to zero, कि अगर उन दोनों फोर्सेस का सम अगर जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि हम उस बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और यहां पर ऐसा ही है। अब अगर आप निकालो इसका फोर्स, अब ध्यान से समझिएगा, जब भी हम फोर्स की डायरेक्शन को देखेंगे तो आप क्या देखोगे, एक तरफ की डायरेक्शन को लेकर चलोगे। कि अगर आप 10 वाले की इधर है, 6 वाले की इधर है, तो 6 वाले को इधर करने के लिए जैसे F1 इधर लग रहा है कितना, 10 न्यूटन का, और F2 इधर लग रहा है कितना, 6 न्यूटन का। हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए पहले डायरेक्शन सेम करनी है। अब डायरेक्शन सेम करने के लिए F2 को उधर करना है, तो इसके आगे पहले माइनस लगाना है। तो यानी कि अगर मैंने इस F2 की डायरेक्शन इधर कर दी तो ये 6 न्यूटन नहीं -6 न्यूटन हो जाएगा। तो अब इन दोनों का सम कितना होगा, 10 प्लस -6 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 - 6 4 न्यूटन।
यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा जो इसको मोशन में ला देगा। बात समझे? तो इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स द नेट फोर्स व्हिच आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल 0, दैट्स व्हाई द फोर्स व्हिच आर एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। और दूसरी डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि when two or more forces of unequal magnitude which are acting on object from the two opposite directions, so that's why in that case these forces are known as unbalanced force. Okay.